नमस्कार, कार्यक्रम मुद्दा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रविंद्र सिंह। आज बात करेंगे तिब्बत बहाना चीन निशाना विषय पर। अमेरिका की तिब्बती मामलों की प्रतिनिधि उजरा ज़िया ने दलाई लामा से मुलाकात कर ड्रैगन को आग बबूला कर दिया। चीन ने तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा से अमेरिकी प्रतिनिधि उजरा ज़िया और अमेरिकी राजदूत की मुलाकात को चीन के आंतरिक मामले में दखलंदाजी करार दिया। दरअसल तिब्बत पर चीन ने जबरन कब्जा कर रखा है। दुनिया की नजर में तिब्बत पर चीनी कब्जा उसके साम्राज्यवादी नीति की निशानी है। यही वजह है कि तिब्बत के बहाने चीन के दुनिया पर बढ़ते प्रभाव को चुनौती देने की कोशिश में अमेरिका जुटा हुआ है। अमेरिका तिब्बत के बहाने चीन पर लगातार आक्रामक हो रहा है। ऐसे में अब जरूरत है कि तिब्बत मुद्दे पर भारत भी अपनी चुप्पी तोड़े और चीन को उसी की भाषा में जवाब दे। अमेरिका की तिब्बती मामलों को लेकर बनाई गई प्रतिनिधि उजरा ज़िया और अमेरिकी राजदूत से दलाई लामा की मुलाकात से चीन आग बबूला हो उठा है। इस मुलाकात के बाद चीन की ओर से नाराजगी जाहिर की गई। चीन ने कहा कि ये चीन के अंदरूनी मामलों में सीधा दखल है। इतना ही नहीं, चीन ने धमकी भरे अंदाज में कहा कि ये एक आक्रामक कार्रवाई है। विदेशी मामलों के जानकार इससे चीन के बढ़ते प्रभाव को कम करने के लिए अमेरिका की कार्रवाई का हिस्सा मान रहे हैं। हाल में अमेरिका में 2 कानून बनाने के लिए विधायी प्रस्ताव लाए गए। इन प्रस्ताव में तिब्बत को कब्जाया हुआ देश बताया गया है। वहीं इस बीच प्रसिद्ध तिब्बती विद्वान डॉक्टर ग्याल ने एक चौंकाने वाला बयान दिया। डॉक्टर ग्याल ने कहा कि चीन तिब्बत में 5 वर्ष से 6 वर्ष के बच्चों को जबरन बोर्डिंग स्कूल में भर्ती करा रहा है। वो बच्चों को उनके माता पिता से अलग कर बोर्डिंग में चीनी संस्कृति और भाषा को सिखा रहा है। चीन क्या सिखा रहा है ये तो नहीं पता, लेकिन इन बच्चों में हिंसक प्रवृत्ति देखने को मिल रही है। चीन तिब्बत में नई पीढ़ी में जहर भरने की कोशिश कर रहा है। इतना ही नहीं, चीन की नीतियों से दुनिया वाकिफ है। चीन तिब्बत पर कब्जा करना चाहता है। वहीं भारत के कई इलाकों पर भी वो अपना दावा करता है। यहाँ आपको बताना चाहेंगे कि 1949 में भी चीन ने एक देश पर कब्जा कर उसका नाम बदल दिया था। दरअसल साल 1949 में माओ की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ने पूर्वी तुर्किस्तान, चीन तिब्बत पर कब्जा करना चाहता है और इसके बाद उसने इस देश का नाम शिनजियांग रख दिया था। हालात ये हो गए कि दुनिया अब ये भी भूल चुकी है कि शिनजियांग नाम से मशहूर ये इलाका कभी एक स्वतंत्र देश हुआ करता था और उस दौर में इसे तुर्किस्तान के नाम से जाना जाता था। चीन की यही नीतियां अब उसके खिलाफ जा रही हैं और अमेरिका को चीन के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए अमेरिका अब उसे घेरने की हर संभव कोशिश कर रहा है। ऐसा नहीं है कि अमेरिका भारत या किसी देश का हितैषी है, बल्कि ऐसा इसलिए ताकि वो अपनी कमजोर औद्योगिक कंपनियों को आगे बढ़ाने को लेकर दबाव बनाना चाहता है। हालांकि चीन की गलत नीतियों से दुनिया वाकिफ है। भारत के साथ गलवान में चीन से कई हिंसक झड़प हो चुकी हैं। हिमालयी इलाकों पर भी चीन कब्जे की रणनीति अपनाने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में भारत के सामने विषम परिस्थितियां खड़ी हो गई हैं। लेकिन अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चीन को लेकर जो माहौल बन रहा है उसमें भारत फायदा उठा सकता है और चीन की आंख में आंख डालकर बात कर सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि महाशक्तियों के बीच बन रहे माहौल में भारत के लिए परिस्थितियां काफी फायदेमंद साबित हो रही हैं। लेकिन दलाई लामा का एक बयान भारत को चिंता में डाल रहा है। दलाई लामा, तिब्बती गुरु, हम आजादी की मांग नहीं कर रहे। हमने कई वर्षों से तय किया है कि हम पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का हिस्सा बने रहेंगे। अब चीन बदल रहा है। चीनी आधिकारिक तौर पर या अनौपचारिक रूप से मुझसे संपर्क करना चाहते हैं। दलाई लामा के इस बयान से भारत की चिंता बढ़ सकती है। अब सवाल यह है कि चीन के खिलाफ बन रही हवा का फायदा भारत कैसे उठा सकता है। भारत की बढ़ती साख के चलते अब ये आवाज भी उठनी शुरू हो चुकी है कि भारत को अब चीन को उसी भाषा में जवाब देना चाहिए और चीन की आंख में आंख डालकर बात करनी चाहिए। लेकिन एक सवाल ये भी है कि अमेरिका कहीं अपने हितों को साधने के लिए भारत के कंधे पर बंदूक रखकर चीन पर निशाना तो नहीं साधना चाहता, जैसा
उसने रूस को साधने के लिए यूक्रेन के साथ किया। और दूसरा सवाल यह है कि दलाई लामा के चीन को लेकर सॉफ्ट कॉर्नर वाले बयान के आखिर क्या मायने निकाले जाएं? ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रूस यूक्रेन युद्ध के बाद परिस्थितियां बहुत तेजी से बदली हैं। भारत के सामने कई मौके भी हैं तो कई चुनौतियां भी। यहां पर दो बातें सामने आई तिब्बत को लेकर। जिस तरह से दो कानून अमेरिका में पास किए जा रहे हैं जिसको लेकर तिब्बत को अब यह कहा गया कि यह कब्जाया हुआ देश है। इसके मायने क्या है? और दलाई लामा के साथ उजरा जेया का मिलना, इसको किस तरह से देखा जाए? साथ ही दलाई लामा को जो बयान आया है उसके क्या मायने निकाले जाए? दो खास मेहमान इस चर्चा में हमारे साथ शामिल हैं। सुरेश गोयल जी पूर्व राजनयिक के तौर पर हमारे साथ जुड़े हैं, जिनके अनुभव को हम साझा करेंगे। जितेंद्र ओझा जी जियोपॉलिटिकल स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जितेंद्र जी, शुरुआत आपसे करना चाहेंगे और समझना चाहेंगे उजरा जेया का दलाई लामा से मिलना, अमेरिका की ये गतिविधियां कैसे देखा जाए इनको? देखिए, तो देखा जाए कि इंपीरियल पावर्स ने ही जो है चीन को हर तरीके से मदद करने की कोशिश की। जहां तक तिब्बत की बात करते हैं, 1790 से लेकर 1922 तो 22 साल के आसपास अगर देखा जाए तो तिब्बत जो है चीन का कंट्रोल में आया। बड़ा नॉमिनल सा कंट्रोल हुआ करता था। और जो ब्रिटिश सरकार ने रोल प्ले किया तिब्बत में कि किस तरीके से उन्होंने चीन को कई दफे बढ़ावा देने की कोशिश की, जो बॉर्डर डिमार्केट करने के बाद जो उसको करने की कोशिश की, या चीन की जो तरक्की हुई है उसको भी कई दफे हम लोग कहते हैं, हम क्या दुनिया के सारे लोग कहते हैं कि अमेरिकी पूंजीवाद का एक नतीजा है, बड़ा रिकलेस सोचने का तरीका है। लेकिन इस समय जो कह रहा है अमेरिका वो वास्तविक बात है। आप देखें कि चीन का 2/3 से भी अधिक हिस्सा वो चीन का हिस्सा नहीं था। उसमें तिब्बत आता है, जिनजियांग आता है, इनर मंगोलिया आता है। और बहुत लोगों का मानना है कि इवन मंचूरिया चीन का हिस्सा नहीं था, क्योंकि चीन की जो इतिहास की किताब है जो सीची जिसे कहते हैं, उसमें इन तमाम एरियाज का चीन में जिक्र नहीं है। इनको तो वो नोमैड्स की बात कहते थे। ये बहुत देर से ही सही अमेरिका का ये कहना बहुत लॉजिकल लगता है। लेकिन चीन अभी वही कर रहा है जो वेस्टर्न इंपीरियल पावर्स ने किया था नॉर्थ अमेरिका में, कि बच्चों को, छोटे बच्चों को घर से लेके चले जाना, उनके माँ बाप से दूर रखना, एकदम एक तरीके से कॉन्सेंट्रेशन कैंप बनाए रखना। और चीन इसी तरीके से सेनिसाइज करते रहा है कि आप देखें कि 66 से 70% तक जमीन चीन की अपनी नहीं है। और उसको धीरे धीरे जिस तरीके से उसकी स्ट्रॉन्ग इन्फोर्समेंट कैपेसिटी है उसके जरिए वो कब्जा किए हुए है। और इसकी बहुत बड़ी वजह ये रही, देखिए हम लोगों की जिंदगी 150 साल होती है और कभी कभी हम बड़े टैक्टिकल रूप से सोचते हैं। चीन का सोचने का तरीका कई दफे शताब्दियों में जाता है और कई दफे उससे भी अधिक जाता है। तो अगर शताब्दियों की हम बात करें तो यहाँ पे पूरी इम्बैलेंस की वजह यही रही कि भारत एक सभ्यता के रूप में, एक मेजर पॉलिटिकल अथॉरिटी के रूप में बहुत मजबूत नहीं रहा पिछले 1000 वर्षों में, क्या या उससे भी ज्यादा गुप्त साम्राज्य के बाद जो है नहीं रहा। चीन हमेशा अगर अपने इतिहास की बात करता है तो हान वंश को भी वो बड़ा रिलेटिवली नया समझता है, और तांग सॉन्ग या डायनेस्टी होते हुए काफी सदियों की वो बात करता है और अपनी कॉन्टिन्यूटी की बात करता है। लेकिन इन सब के बावजूद भी जो ना हाँ, इन सब के बावजूद चीन पर लगाम नहीं लग पा रही है। सुरेश जी, आपसे थोड़ा समझना चाहेंगे कि दलाई लामा पहली बार चीन के प्रति कुछ सॉफ्ट नजर आ रहे हैं यहाँ पर। अमेरिका अपनी रणनीति तब बदल रहा है जब चीन का बढ़ता प्रभाव उसे परेशान कर रहा है। ऐसे में उसे भारत की जरूरत पड़ रही, जबकि एक वक्त तक बिल्कुल पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ था अमेरिका। आज उसको भारत की जरूरत है, रूस के मुद्दे पर भी और कहीं ना कहीं चीन के बढ़ते प्रभाव को लेकर भी। लेकिन दो चीजें जो हैं वो काफी चिंतित कर देने वाली हैं। एक तो अमेरिका की रणनीतियां कहीं भविष्य में भारत को नुकसान न पहुंचा दें, और दूसरी तरफ दलाई लामा का चीन के प्रति सॉफ्ट होना, कैसे देखा जाए? देखिए, कहीं कुछ नहीं बदला है। दलाई लामा ने जो कहा है वो आज की बात नहीं है। इससे 30 साल पहले भी यही कहा करते थे। जब दलाई लामा भाग करके हिंदुस्तान में आए और उनको यहाँ पर एक रिलीजियस सेक्ट के हेड के तौर पर उन्हें यहाँ पर शरण दी गई, तब भी वो यही कहते थे उनके स्टैंड में कोई बदलाव नहीं हुआ है, और ना ही अमेरिका का जो स्टैंड है उसमें कोई बदलाव हुआ है। नहीं, मैं तफसील में बात करता हूँ। जी, थोड़ा सा अगर आप इजाजत दें तो थोड़ा सा मैं इसमें ये कहना चाहूँ। उनका ये बयान चिंतित करने वाला है कि अब चीन बदल रहा है, चीनी आधिकारिक तौर पर या अनौपचारिक रूप से मुझसे संपर्क करना चाहते हैं। ये बात समझना चाहेंगे? जी, अब मैं तफसील से बात करता हूँ। जी, शुरू से ही दलाई लामा ये कहते आ रहे हैं कि उन्हें ये मानने में कोई आपत्ति नहीं है
कि तिब्बत जो है वो चीन का भाग बना रहेगा, हम्म, लेकिन वो ये भी कहते आ रहे हैं हम्म, कि तिब्बत जो है वो एक ऑटोनोमस एरिया के रूप में, कि उनको ज्यादातर जो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स मिलनी चाहिए हम्म, उनको मिले। हम्म, चीन का हमेशा रवैया ये रहा है कि दलाई लामा रिलीजियस हेड है, हम्म, लेकिन वो तिब्बत के एडमिनिस्ट्रेटिव हेड नहीं हो सकते हैं। हम्म, तिब्बत एडमिनिस्ट्रेटिवली, पॉलिटिकली, सॉवरेंटी वाइज सब ये चीन का हिस्सा है, हम्म, और दलाई लामा को नियुक्त करने का अधिकार भी चीन के पास रहा है। हम्म, तो अब जब ये बोलते हैं कि चीन बदल रहा है, हम्म, ये उनका अपना विचार हो सकता है कि चीन बदल रहा है, हम्म, या उनके पास क्या मैसेज आए हैं, हम्म, लेकिन चीन के रवैये में भी कोई मेरे को बदलाव नजर नहीं आ रहा है। हम्म, चीन का रवैया वही है कि तिब्बत जो है चीन का हिस्सा है। हम्म, एक फर्क बस खाली ये है कि जैसे ताइवान के ऊपर उनकी नीति साफ है जी, कि ताइवान को किसी भी हालत में वो अपने में मिला के रहेंगे। हम्म, तिब्बत क्योंकि पहले ही जी, मिलिटरीली उन्होंने अपने में मिला लिया है, कब्जे में कर लिया, ठीक तो है। उनमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं नजर नहीं आती है। हम्म, सवाल खाली ये होता है हम्म, कि जब दलाई लामा नहीं रहेंगे जी, उसके बाद क्या होगा। हम्म, दलाई लामा नहीं रहने के बाद में क्या चाइना अपना दलाई लामा नियुक्त करेगा? जी, क्या उस दलाई लामा को तिब्बत के लोग मानेंगे जी, या नहीं मानेंगे, हम्म, या उस दलाई लामा को लेकर के फिर झगड़ा पैदा होगा? हम्म, अब अगर दलाई लामा कहते हैं कि चीन बदल रहा है, हम्म, तो मुझको तो खाली यही नजर आता है कि अगर हम्म, वो कहे कि दलाई लामा हम्म, अपना सक्सेसर नियुक्त कर सकते हैं, हम्म, लेकिन मुझको अभी तक ऐसा नहीं लगता है। जी, तो मुझे ये लगता है कि दलाई लामा ने जो कहा है ये हम्म, एक सॉफ्ट लाइन लेने की कोशिश करिए हम्म, कि चीन से बातचीत हो, हम्म, और चीन भी दलाई लामा को बातचीत करने को तैयार हो जाता है, हम्म, बशर्ते जी, कि वो ये ना कहे कि वो तिब्बत के हेड है, ठीक, ठीक, और बशर्ते कि अमेरिका वगैरह हम्म, उसमें अपना झोल डालने की कोशिश ना करें। हम्म, जहां तक अमेरिका की बात है, जी, अमेरिका का रवैया शुरू से ये रहा है कि तिब्बत चीन का अभिन्न अंग है, हम्म, जैसे ताइवान के बारे में। जी, लेकिन इसके साथ साथ हम्म, वो अपने दूसरे कार्ड भी खेलते रहते हैं हम्म, कि ह्यूमन राइट्स के एवज में जी, या रिलीजियस माइनॉरिटीज के हम्म, बहाना लेकर के वो जो इशू है तिब्बत का, हम्म, उसको जारी रखते हैं। बिल्कुल। और लास्ट चीज मैं कहूंगा एक जी, ये एक बड़ा सवाल जो आपने खड़ा किया कि अगर दलाई लामा सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं, और तो फिर अगला जो दलाई लामा है वो कौन होगा, ये भी समझना होगा। जितेंद्र जी से हम समझने की कोशिश करते हैं कि क्या रणनीति होगी इसके बाद, क्योंकि अमेरिका की दखलंदाजी और दूसरी तरफ दलाई लामा को नियुक्त करना नया, ये चीजें किस तरह से असर डालेंगी भारत पर, और क्या स्ट्रेटेजी होगी? आज की तारीख में चीन जो है बदल रहा है इस वजह से कि काफी मिलिटरीली वो पावरफुल है। यहाँ तक कि अमेरिका के लिए भी चीन पे अटैक करना बड़ा मुश्किल है। तो दलाई लामा का जो ये भी स्टेटमेंट है वो इसी बात से है कि उन्होंने शायद रिकनसाइल कर लिया है, उनको कोई नजर नहीं आ रही है, सूरत नजर नहीं आ रही है इससे कैसे निकल सकते हैं, सिवाय कि चुपचाप जो है चीन के साथ कुछ अपना ऐसे समझौते में चले जाएं जिससे हो सकता है कि वो शांति से रह सके, या जो करना हो तिब्बती लोगों की समस्या सुलझ जाए। लेकिन तिब्बत का ताकतवर होना, जो आप कह रहे हैं पश्चिम का ये है, देखिए पश्चिम ने कई एक जगह टैक्टिकल मिस्टेक की है, लेकिन स्ट्रेटेजिकली एक बहुत बड़ा एरर तो उनकी तरफ से हुआ कि चीन के राइज को वो कभी एंटिसिपेट नहीं कर पाए, और चीन के जो खतरा है उसको भी नहीं एंटिसिपेट कर पाए। और मेरा मानना है, देखिए मैं क्लरिकल और लीगल और यहाँ तक डिप्लोमेटिक इससे भी जाके पावर की जो इक्वेशन है उसको समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो पावर का इक्वेशन जो कैसे बदला और कैसे अभी जा सकता है, उस लिहाज से चीन को रोकने के लिए हम ये नहीं कि पश्चिम हमारा इस्तेमाल करे और हम पश्चिम के एजेंडा के लिए चीन को रोकने की या न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करें, लेकिन किसी न किसी तरीके से चीन का जो ये वर्चस्व बढ़ रहा है, ये भारत ही नहीं पूरी दुनिया के लिए खतरा है। और इस खतरे के बीच जो है अमेरिका या पश्चिम के लोगों ने ही बोया है, ये नहीं कि ये भारत ने बोया है, चीन अपने आप ही हो सकता है। तो अभी के आने वाले समय में मेरा मानना है कि जो इतिहास की चीन की बात करें, मैंने कहा सिर्फ 122 साल का चीन का नॉमिनल एसोसिएशन रहा है तिब्बत के साथ, और उस समय भी 1912 तक जो है वो चीन कभी भी इंटरफेयर नहीं करता रहा। 1912 में जो है तिब्बत ने आजादी दे दी थी, और वहां के तत्कालीन जो है राजा ने उससे स्वीकार कर लिया था, उसके बाद की गवर्नमेंट ने स्वीकार कर लिया था। ये तो दोबारा जो है इन्होंने अपराइजिंग किया, और उसके बाद जो है माओ ने तिब्बत को दोबारा कैप्चर कर लिया। तो ये इतिहास की बातें
संभव है कि जाना लीगल तरीके से, डिप्लोमेटिक तरीके से संभव नहीं होगा, लेकिन चीन को कंटेन करना इसलिए जरूरी है कि तमाम लोगों की पूरी आइडेंटिटी वो डिमोलिश कर रहा है, और यहाँ तक कि तिब्बत में ही नहीं कर रहा है, वहां तक सेंट्रल एशिया तक में पहुंच गया है। नहीं, लेकिन जो सवाल गोयल साहब ने खड़ा किया कि अगला दलाई लामा नियुक्त कौन करेगा, क्या चीन इस बात के लिए राजी होगा कि दलाई लामा को ही ये हक दे दिया जाए? अभी बिल्कुल नहीं लग रहा है कि चीन जो इस बात के लिए राजी होगा। चीन ने अपना ऑलरेडी पहले से सिलेक्ट कर लिया, यहाँ तक कि पंचन लामा भी सिलेक्ट कर लिया है। तो चीन जो है इस टेक्स्ट को तो किसी तरीके से लग रहा है अभी के हिसाब से जिंदा रखे रहेगा, लेकिन वो उसके पपेट होंगे। तो दलाई लामा को पूरी तरीके से चीन ने देखा जाए तो तिब्बत में इररिलेवेंट कर दिया है। हालांकि उनकी एक्सेप्टेबिलिटी है, लेकिन उनके बाद नहीं लग रहा है कि दलाई लामा के किसी रिप्रेजेंटेटिव की कोई एक्सेप्टेबिलिटी होगी। और ये साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का तरीका है कि आने वाले तिब्बत के आगे जनरेशन के जो लोग हैं उनको भी दलाई लामा और तिब्बत के इतिहास से कोई वाकिफियत नहीं रहेगी। यहाँ तक कि वर्तमान तिब्बतन को भी बहुत सारे लोगों को उनको अपने इतिहास या अपने कल्चर की उतनी जानकारी नहीं है। लेकिन इसी इतिहास को तो बदलने की कोशिश की जी, इसी बातों को बदलने की कोशिश की जा रही है, जो कि चिंता का विषय ही है। सुरेश जी, एक बात हम जरूर समझना चाहेंगे, क्योंकि दो कानून पास किए जाने की बात की जा रही है कि विधायी कानून के तौर पर ये दो कानून ला जाएंगे। एक तो तिब्बत को एक स्वतंत्र देश जो है, कब्जाया हुआ देश माफ कीजिएगा, बताया जा रहा है, और दूसरी तरफ जो जाया मिली है ज़िया दलाई लामा से, उससे क्या भारत की परिस्थितियों पर कोई असर पड़ेगा, या अमेरिका अगर कोई कानून ले भी आता है तो उससे चीन पे क्या प्रभाव पड़ जाएगा? चीन तो अपनी मनमानी करने के लिए लगातार तत्पर है, उसके प्रभाव को तो अमेरिका कम कर नहीं पा रहा है। ये आपने जो सवाल पूछा है ये बड़ा मुश्किल सवाल है, क्योंकि इसका जो असर है वो उस टाइम पर पॉलिटिकल सिचुएशन क्या है, प्रेसिडेंट कौन है यूएसए में, वो कहां तक उस मामले को आगे लेके जाएंगी। क्योंकि देखिए ऐसा हो, जहां तक मैं देख रहा हूं कि यूएसए में जब कांग्रेस कोई प्रस्ताव पास करती है, वो प्रस्ताव जब तक कि अमेरिकन प्रेसिडेंट उसको अप्रूव नहीं करते हैं, सैंक्शन नहीं करते हैं, उसका असर इतना नहीं होता है, वो उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए बाध्य नहीं होते हैं। तो एक तरह से ये जो लेजिस्लेशन पास हुआ है, लेजिस्लेशन पास हो गया है कांग्रेस में, लेकिन ये लॉ नहीं है अभी। तो अगर किसी मान लीजिए पास हो गया है अभी, और इसके बाद में कोई प्रेसिडेंट आते हैं कि जिनका बहुत काफी हार्डलाइन एटीट्यूड हो, और वो कहते हैं हाँ यार ये लॉ बन जाएगा, ये तब बात अलग हो जाएगी उस टाइम पर। तब एक तरह से अमेरिका कानून के तहत ये इसके लिए बाध्य हो जाएगा कि तिब्बत एक अलग देश है। लेकिन अभी ऐसा नहीं है। पॉलिसी वाइज, फॉरेन पॉलिसी वाइज, और जो अमेरिका का जो अपना निर्णय है उसके तरीके से तिब्बत वो अभी तक चाइना का हिस्सा है। और सबसे जो बेहतरीन बात अमेरिका में जो अभी देखने को मिली है कि जब ये कानून की बात कही गई गोयल साहब, तो यहां पर रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेटिक दोनों एक ही विचार रखते थे। जी, तो इस मामले में रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट काफी कुछ एक दूसरे के करीब है और मानते भी हैं। लेकिन एग्जीक्यूटिव और उनके हेड जो प्रेसिडेंट हैं, चाहे वो रिपब्लिकन हो या ट्रम्प या डेमोक्रेट हो, वो अलग रहते हैं। आप देखिए जब ट्रम्प ये प्रेसिडेंट थे, वो तब भी ये निर्णय ले सकते थे कि नहीं तिब्बत एक इंडिपेंडेंट कंट्री है, उन्होंने नहीं लिया, चाहे रिपब्लिकन से चाहते हो। अब बाइडेन डेमोक्रेटिक प्रेसिडेंट है, उन्होंने लिया, ओबामा ने नहीं किया, किसी ने नहीं किया। तो मैं यहाँ पर इस मामले में एग्जीक्यूटिव जो है एक जो निर्णय लेते हैं, वो अपनी जो पॉलिटिकल परिस्थितियां उसको देख करके अलग निर्णय तो ले लेते हैं। तो ये जरूरी नहीं है कि कांग्रेस के जो पास किए प्रस्ताव वो हमारे उसके लिए कोई एक स्थिति बनाने बाध्य उनके लिए, ऐसा नहीं हो पाएगा। तो ये भी चलता रहेगा जब तक कि कोई ऐसे ही प्रेसिडेंट ना आ जाए जो कहे कि हाँ अब आगे हमें कदम उठाना है ये। लेकिन चीन की महत्ता को समझते हुए मुझे नहीं लगता कि ऐसा कभी होगा। जितेंद्र जी, समीकरण बहुत तेजी से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखा जाए तो बदल रहे हैं जब से रूस यूक्रेन का युद्ध हुआ। हर कोई अपनी अपनी लकीर खींचने के लिए और अपनी लकीर बड़ी करने की कोशिश में जुटा है। भारत को कौन साधे? अमेरिका भी चाहता है भारत का साथ। तमाम देश आप देखिए जो अब तक पसंद नहीं कर रहे थे या नाराजगी जाहिर करते तो वो भी भारत के साथ आना चाहते हैं। रशिया को तो चाहिए ही चाहिए भारत का साथ। फ्रांस में भी अभी आप देख लीजिए कि किस तरह के गर्मजोशी के साथ मुलाकात की गई। भारत कहां पर खड़ा है? क्या लगता है कि भारत उस स्थिति में है कि चीन की आंख से आंख मिलाकर जवाब दे पाए?
देखिए, हमें दुनिया में किसी के हितों का पालन करने के लिए अपने हितों को नुकसान नहीं करना है। एक बात बड़ी क्लैरिटी होनी चाहिए। और अभी का भारत बहुत अलग भारत है। हमारी अपनी प्रायोरिटीज है, अपना एजेंडा है। निश्चित रूप से लोग अपने इंटरेस्ट के लिए चाहते हैं कि हम उनके खेमे में आ सकें, लेकिन सारी दुनिया में जो भी, चाहे जापान की खास करके हम बात करते हैं, एशिया पैसिफिक, तो सभी को पता है भारत एक मस्ट स्टेबिलाइजिंग फैक्टर हो सकता है। तो हम अपनी पीठ पे ठोकने के बजाय, मेरा मानना है कि हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए अपनी गवर्नेंस को बूस्ट करने की, गवर्नेंस को, सिक्योरिटी कैपेसिटी को। और एक बात और मैं कहूंगा कि जो अमेरिका की बात कर रहे हैं, चीन की बात कर रहे हैं, देखिए बहुत एरिया में जिस तरीके से चीन ने मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन किया है, 6 और 7 और यहाँ तक 8 जनरेशन वॉरफेयर की बात कर रहे हैं, तो मिलिटरीली अमेरिका के लिए भी चीन को एकदम प्रेशर में ला देना या खत्म करना संभव नहीं होगा। तो आज जो है वो कुछ भी कानून क्यों न बना ले, ग्राउंड पे रियलिटी यही है कि चीन जो है मिलिटरीली बहुत इकोनॉमिकली भी पावरफुल है, लेकिन मिलिटरीली काफी पावरफुल है कि कोई उसका नुकसान नहीं कर सकता है। इसलिए हमें अपने आप को नेगोशिएट करना है, एक बड़े पावर के रूप में आना है। निश्चित रूप से आपने देखा कि गलवान में यहाँ पे जब भी अटैक हुआ, हम अपने आप को डिफेंड करने में बहुत सक्षम रहे, लेकिन हमें कई एरियाज में अभी फोकस देने की जरूरत है। वो है ओवरऑल जो है कैसे अपनी मिलिट्री और टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस को बढ़ाएं, अपने इंस्टीट्यूशन को कैसे शार्पन करें। ये नहीं कि हर चीज में हम चीन की 10 साल में बराबरी तो नहीं कर सकते, ये संभव नहीं है, लेकिन 50 साल बाद क्या होगा नहीं, लेकिन ये भी तो देखा जाएगा कि अगर हमारी सीमाएं असुरक्षित होती जाएंगी तो भारत को कोई ना कोई तो कदम उठाना पड़ेगा। वो तो हमारी सीमाओं तक चलता चला आ रहा है, हम उसमें क्या लेंगे? आप बिल्कुल उस लाइन पे नहीं सोच रहे हैं जो मैं कह रहा हूँ। मैंने कहा कोई जादू नहीं हो सकता है, लेकिन चीन के साथ जो एसिमेट्री है, कई जगह मैंने कहा, लिखा भी है और आपके प्लेटफॉर्म पे भी कई दफे कहा, वो एसिमेट्री हम सस्टेन नहीं कर सकते। प्रैक्टिकली नहीं कि सीमाओं पे सुरक्षा, सीमाएं मजबूत हो तब भी हम ये एसिमेट्री नहीं कर सकते। और ये सोचना कि जब सीमाओं पे खतरा होगा तभी हम काम करेंगे, ये सोच ही बड़ा डिफेंसिव सोच है। उससे अधिक आगे चलना होगा। हम इतने सक्षम हो, हम इस एरिया में अपने इंटरेस्ट को शेप कर सके, इस एरिया को स्टेबलाइज कर सके, इस एरिया को सिक्योर कर सके। तो हमें ये नहीं कि सीमाएं सुरक्षित हो या वाक युद्ध से या डिबेट से, ये सब चीजें नहीं सुरक्षित है। ठीक है, स्ट्रेटेजी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ओवरऑल नेशनल सिक्योरिटी कैपेसिटी उससे भी अधिक इंपॉर्टेंट है। वो लॉन्ग टर्म कॉन्टिन्यूअस 24/7 प्रोसेस है जो हमेशा चलना चाहिए, और उसमें हमें ध्यान देने की जरूरत है। और इससे मैं बहुत ज्यादा नहीं बोल रहा हूँ एक टेलीविजन जी जी। सुरेश जी, एक चलते चलते एक सवाल आपसे जरूर समझना चाहेंगे। वैश्विक शक्ति कौन बड़ी है, इस बात की होड़ मची है। पूंजीवाद का युग, आने वाला जो युग है पूंजीवाद का युग कहा जा रहा है। ऐसे में सुरक्षा, संरक्षा, सारी चीजों पर गौर करना है। अगर सारी शक्तियों को मिला दिया जाए तो प्रतियोगिता होती है तो ज्यादा बेहतर रहता है, लेकिन ये प्रतियोगिता अगर गलाकाट प्रतियोगिता में बदल गई तो किसका नुकसान? देखिए, जिस तरह चल रहा है कि अगर हम ये कहें कि इसका नुकसान है, उसको ये नुकसान पहुंचाता है, ये ऐसे समीकरण वैश्विक स्थल पर आसानी से नहीं होते हैं ये। और जिस तेजी से ये एक वैश्विक समीकरण बदल रहा है, तो ये भी कहना कि एक महाशक्ति है या दो महाशक्ति है, आजकल सभी लोग ये कह रहे हैं कि अब ये मल्टीपोलर वर्ल्ड है, ये यूनिपोलर या बाइपोलर नहीं है। कहीं यूएसए आगे है, रशियन फेडरेशन है, चाइना है, ये है, तो काफी सारी, अब हिंदुस्तान भी आगे आ रहा है कि हम, क्योंकि हर एक की शक्ति का अलग अलग स्रोत है। ठीक बात। अब पहले की तरह नहीं है कि एक मिलिट्री शक्ति था तो वो मिलिट्री शक्ति, अब चाइना जो है इकोनॉमिक शक्ति है, उसका भी असर पड़ रहा है। तो ये कहना बहुत मुश्किल है कि कितनी शक्तियां रहेंगी, कौन महाशक्ति है, कौन नहीं है। इस समय सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि सारी महाशक्ति के होते हुए हम अपने हितों को कैसे साधे, ताकि हमको आगे आने वाले समय में हमारी स्थिति मजबूत हो बजाय कमजोर होने की। इसके लिए मैं खाली एक चीज कहूंगा कि जयशंकर साहब ने बोल दिया है साफ साफ कि आप जब कहते हैं कि हमारी समस्या है, लेकिन यूरोप की समस्या पूरे विश्व, बहुत बढ़िया बात कही, बहुत शानदार। जी जी। तो हम अपनी समस्या को देखेंगे कि हम अपनी समस्या कैसे सुलझाएं। हमें ये मालूम है कि अगर भारत और चीन के बीच में कोई भी युद्ध होता है या कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है, अमेरिका अपने लोगों को हमारे साथ में लड़ने के लिए नहीं भेजेगा। ठीक बात, वो हम ही करेंगे। वो इसीलिए एग्जाम्पल रशिया और यूक्रेन का दिया था। सुरेश जी, जितेंद्र जी, बहुत अच्छा लगा आज, और हमारे दर्शकों को भी आनंद आया होगा, समझे होंगे गहराई से। और यही वजह रहती है कि इस मंच से हम आपके जरिए जुड़ते हैं और आपसे बहुत सारा ज्ञान प्राप्त भी करते हैं। हमारे
अनुभव कहीं ना कहीं अगर कम रह जाते हैं तो आप लोग उसको करेक्ट करने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन भारत के सामने जो अभी तक की स्थितियां हैं, भारत सिर्फ एक सीट में जाएगा, जैसा कि अभी हमारे विदेश मंत्री के बयान को गोयल साहब ने याद दिलाया और जितेंद्र ओझरी ने जितनी समीकरण बन रहे हैं उसके अकॉर्डिंग भारत को सिर्फ एक ही बात ध्यान रखनी है कि उसे अपने हितों का ध्यान रखना है, किसी ट्रैप में नहीं फंसना है जिस तरह की चालें अमेरिका के जरिए या किसी और देश के जरिए चली जा रही हैं। तो अगर भारत अपनी नीतियों पर कायम है, इसी वजह से भारत आज सशक्त बनकर खड़ा हुआ है, उसकी अपनी विदेश नीति लगातार उसको मजबूत की जा रही है और यही वजह है कि भारत की जरूरत आज हर किसी को है। समीकरण कितने भी बदल जाए, भारत जहां है वहां अपने आप को मजबूती से खड़ा किए हुए हैं। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।